मैं डीपी मौर्य SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर से मैं कक्षा 10वीं की यहाँ पे आपको साइंस पढ़ाना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए बच्चों, कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए सबसे पहले हम उनको विषय सूची के बारे में बताएंगे कि उनके सिलेबस में क्या क्या हमारा है। देखिए बच्चों, इसमें आपको रसायन विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक ये रसायन विज्ञान का हमारा पार्ट होता है। और 6ठे नंबर से लेकर के हमारा 9वें नंबर तक का जो ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा जीव विज्ञान के अंतर्गत आएगा। और 10वें पार्ट से लेकर के 16वें पार्ट तक का जो हमारा लेसन प्लानिंग किया गया है, ये भौतिक विज्ञान के प्लानिंग में होता है। आइए बच्चों, हम लोग पहले रसायन विज्ञान का जो पहला लेसन है, रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके समीकरण। जैसा कि आप लोगों ने विषय सूची को आपने देखा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि इसमें पहला लेसन से लेकर के 5वां लेसन तक का जो पार्ट है वह रसायन विज्ञान की श्रेणी में आएगा। और 6वां से जो 9वां लेसन का प्लानिंग है वो हमारा जीव विज्ञान के प्लान में आएगा। और जो हमारा आपका लेसन नंबर 9वां से लेकर के आपका जो 16वां लेसन तक का है, ये आपका जो है जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, जैसे कि हम लोग रसायन विज्ञान के पार्ट की बात करते हैं कि रसायन विज्ञान के पार्ट में हम लोग कैसे इसकी विशेष रूपों में जो इसके तत्व होते हैं, उन तत्वों को हम लोग कैसे पहले इसमें दिखाएंगे और तत्वों के माध्यम से हम कैसे यौगिक बनाते हैं और यौगिकों के माध्यम से हम एक दूसरे प्रकार के यौगिकों का जो विकास करते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि बच्चों, हमारे रसायन विज्ञान में जितने भी या हमारे प्रकृति में जितने भी प्रकार के हमारे पदार्थ होते हैं वो 3 मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं। वो कौन कौन है? आपको जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। या इसी प्रकार ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि हमारे प्रकृति में जो आपके द्रव मतलब कि पदार्थ होते हैं वो 3 उसके मेन होते हैं। कौन कौन? एक बेटा हमारा होता है आपका ठोस, एक होता है आपका द्रव, एक होता है आपका गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये हमारे 3 द्रव्य के आपके गुण होते हैं। लेकिन बेटा रसायन विज्ञान में उन्हीं को कुछ और नामों से जानते हैं, अर्थात जो भी हमारे तत्व हैं वो 3 प्रकार के, उनके गुणों के आधार पर 3 वर्गों में उनको बांटा गया है। पहला हमारा बेटा होता है कि कोई हमारा होता है धातु। कोई भी तत्व होगा वो धातु हो सकता है, कोई भी तत्व होगा कि वह अधातु होगा। तत्व या तो धातु होगा या अधातु होगा, या उसी को हम लोग उपधातु के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, धातुओं की श्रेणी में हमारे कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं आपका लिथियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, ये धातुओं की श्रेणी में आते हैं। किसके श्रेणी बेटा? हमारा धातुओं की श्रेणी में आते हैं हमारे। और एक हमारा मुख्य रूप से आपका दूसरा जो होता है आपका अधातु। अधातु किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान में जिन तत्वों को हम लोग गैस के रूप में देखते हैं उनको हम लोग अधातु बोलते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आदि हमारे जो गैस होती हैं उनके बारे में जानकारी करें। हमारे सिलेबस में यही 2 हैं। कौन कौन है? धातु और अधातु होते हैं। और जैसे हमारे धातुओं में जो उपधातुओं में अगर हम बात करेंगे तो उपधातुओं में हमारे होते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि हमारे देखने को आपको प्राप्त होते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं आज हम लोग इस पर इन तत्वों के बारे में ये बात करेंगे कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। ये ध्यान देना बच्चों कि हम जैसे हमारा एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसा हमारा एक ले लीजिए, आप लोग हाइड्रोजन कहते हो। हाइड्रोजन में अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 कैसे हुआ? ध्यान देना बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक 1 कैसे हुआ? हम लोग किसकी बात करेंगे? पहले परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का
किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कैसे प्राप्त होता है, हम पहले इस पर बात करेंगे, जो कि आप इसको कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में इसको आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हम बेसिक से आपको थोड़ा बेसिक तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। आप बच्चों एक चीज और जान लीजिएगा कि जितने भी हमारे धातु हो, चाहे अधातु हो, चाहे उपधातु हो, वो सारे तत्व जो होते हैं 3 मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं। जितने भी पदार्थ होंगे सभी पदार्थों में 3 हमारे होते हैं। पहला हमारा होता है प्रोटॉन, एक होता है अपना प्रोटॉन, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। याद रखना बेटा, हमारे 3 मूल कण होते हैं। किसी भी पदार्थ का जो विकास होता है वो 3 मूल कणों से मिल करके होता है। तो ध्यान देना बेटा, हमारा प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो हम लोग कहते हैं कि रदरफोर्ड जी ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन जी ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज जो कि चैडविक जी ने किया था। आप इनके बारे में कक्षा 9 में ही पढ़े थे, याद रखना बेटा, हमारा ये होते हैं। और एक बात हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार के परमाणुओं में विद्यमान होते हैं और न्यूट्रॉन भी हमारा उसमें विद्यमान होता है। लेकिन आप याद रखना, एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना बेटा हमारा? कूलाम। जबकि एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जबकि बेटा प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। क्या हमने बोला कि किसी भी परमाणु के पास जो भी प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? कहेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बच्चों, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों के आवेश के आंकिक मान जो होते हैं वो बराबर होते हैं, जबकि चिन्ह में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम यह जानना चाहते हैं कि किसी भी परमाणु के पास, किसी भी तत्व के परमाणु के पास हमारा जो इलेक्ट्रॉन, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये किस प्रकार पे, इनका क्या विशेषता होती है। याद रखना बेटा, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉनों की संख्या मतलब क्या? किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। याद रखना, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। याद रखना बेटा, ये सबसे इसकी विशेष बात होती है। लेकिन ये प्रोटॉन, ये आपके इलेक्ट्रॉन, ये हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है? याद रखना, और उसी में हमारा इलेक्ट्रॉन भी बराबर होगा। याद रखना, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। कब? जब हमारा कोई भी तत्व परमाणु की अवस्था में होता है तब। लेकिन ये कैसे रहते हैं आप लोग बताएंगे, हम आपको यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। जो भी अब आप इसमें देखेंगे कि कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक हम लोग जानना चाहते हैं यहाँ पर, तो एक इसमें विशेषता होती है। जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 क्यों होता है? याद रखना बच्चों, हर एक पदार्थों का, हर एक तत्वों का, एक उनके परमाणुओं का अपना एक होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं।
किसी भी तत्व के नाभिक में हमारे क्या क्या होते हैं, तो हम कहेंगे तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस नाभिक के चारों ओर एक उचित कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। क्या मैंने कहा, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित क्या होते हैं, तो कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उस तत्व के नाभिक के बाहर क्या होता है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों को वितरित किया जाता है। ठीक, अगर कोई आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 क्यों है, तो आप ये कहेंगे कि हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन है, इसीलिए उसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 1 है। कितना है, 1 है। जैसे मैंने कहा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो आप कहेंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 क्यों है, तो आपका उत्तर यही होगा कि सर सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन होने के कारण इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। ठीक है, हमारी बात तो समझ में आ रहा होगा आपको कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और एक बात बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी तत्व अगर परमाणु की अवस्था में है तो याद रखना उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सर्वत्र बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सर्वत्र बराबर होने के कारण यह परमाणु उदासीन कहा जाता है। कोई भी बोले कि कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, तो आप यही कहोगे कि उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी के कारण सभी प्रकार के इस प्रकृति में जितने भी प्रकार के हमारे रसायन विज्ञान में तत्व आपके खोजे गए हैं, सभी तत्वों के परमाणु उदासीन होते हैं। उदासीनता का आशय आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों, हम लोग ये बात करते हैं नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है तो कहेंगे किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। लेकिन परमाणु क्रमांक मुख्यतः किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी भी परमाणु का परिवर्तन होता है, अगर किसी भी तत्व का, अगर कोई पूछता है कि किसी भी तत्व का परिवर्तन होता है तो परिवर्तन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कभी भी किसी तत्व का क्या नहीं बदलता है बेटा, नो चेंज फॉर एनी कंडीशन। तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, किसी भी तत्व का द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाए चाहे इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाए, लेकिन उस अवस्था में उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होगा, परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु का कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों इसके अगले टॉपिक पर कि इलेक्ट्रॉनों का और प्रोटॉनों का और न्यूट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। इसके बारे में हमारे कुछ विशेष वैज्ञानिकों ने जो अपनी विशेषताओं को दिया है, मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। याद रखना बेटा, किसी भी परमाणु का जो पहला होता है बेटा ना, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के बाहर क्या होता है, कहेंगे हमारे पहला का कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और ये हमारा होता है चौथा कोष। याद रखना बेटा, आपको यहां पे एक विशेषता हम बताना चाहेंगे कि तत्व के नाभिक के बाहर जो पहला ये आपको सर्किल दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं प्रथम कोष। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रथम कोष। इसको दिखाते हैं किससे, यन से, इसे बोलेंगे प्रथम कोष। और इसे कहते हैं दूसरे वाले को दूसरा कोष। इसे बेटा हम लोग कहते हैं तीसरा कोष। इसे हम लोग कहते हैं चतुर्थ कोष।
क्या है बेटा, ये चतुर्थ कोष होता है। नाभिक के बाहर पहला जो वलय आपको दिखाई दे रहा है उसमें हमारा होता है प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष और चतुर्थ कोष। अगर कोई कहता है, अगर कोई आपसे पूछ लिया कि पहले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो आप कहोगे पहले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई पूछता है दूसरे कोष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहते हो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई पूछता है कि तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कहते हैं कि तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई आपसे पूछता है कि चौथे कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, तो आप कहते हैं 32 इलेक्ट्रॉन हमारे हो सकते हैं। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न ये बनेगा बच्चों कि पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। एक बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक होता है कोष, एक होता है उपकोष, है ना। जैसे आप लोग विद्यालय में आपके एक होते हैं प्रधानाचार्य, एक होते हैं उप प्रधानाचार्य होते हैं, ठीक है ना। तो उप प्रधानाचार्य ये प्रधानाचार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उप प्रधानाचार्य किस अध्यापक को बना सकते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि हमारा जो कोष है उसमें कितने हमारे उपकोष हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। याद रखना बच्चों कि पहले कोष में कितने होते हैं उपकोष, एक उपकोष जिसका नाम है यस उपकोष। दूसरे बेटा हमारा होता है यस और पी, और तीसरे में बेटा हमारा होता है क्या, यस पी और डी। चौथे में बेटा हमारा होता है यस पी डी एंड एफ। याद रखना बेटा हमारे उपकोष कौन कौन होते हैं, तो उपकोष कौन कौन होते हैं, तो आप कहते हो कि हमारा एक होता है यस उपकोष, पी उपकोष, एक होता है डी उपकोष, एक होता है बेटा एफ उपकोष होता है। पहले उपकोष को हम लोग कहते हैं यस उपकोष। यस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 2। पी में कितने हो सकते हैं, तो पी में कहेंगे 6। डी में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 10। एफ में कितने होते हैं, तो आप कहते हो बेटा 14 होते हैं। मेरी बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा कि पहले कोष में हमारा पहले कोष में कितने उपकोष, एक, क्या नाम है उसका, यस। दूसरे कोष में कितने होते हैं, कौन कौन से उपकोष, यस और पी। तीसरे कोष में कितने उपकोष होते हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3। कितने उपकोष में, 3। कौन कौन, यस पी और डी। चौथे में कितने उपकोष होंगे, तो आप कहेंगे यस पी डी और एफ होता है। अब हमारे दिमाग में बच्चों एक प्रश्न आता है कि पहले कोष में, पहला कोष ये कौन सा कोष है बेटा, हमारा पहला कोष। पहले कोष में नाभिक के बाहर जो पहला कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है, तो आपके यही उत्तर आप देंगे कि सर नाभिक के बाहर जो पहला कोष होता है उसमें एक होता है उपकोष जिसका नाम है यस। यस उपकोष होने के कारण उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना बेटा कि हम अगर कोई पूछता है कि पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप कहेंगे 2। क्यों 2 होता है, क्योंकि पहले कोष में एक उपकोष होता है यस, और यस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अगर कोई कहता है दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर दूसरे कोष में हमारे 2 उपकोष होते हैं, एक होता है यस, एक होता है पी। तो यस में 2 हो गया बेटा, और पी में कितना हुआ, 6। तो 6 2 8। तो इससे यह सिद्ध होता है कि दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे, तो आप कहेंगे 8। कितना बेटा होगा हमारा, 8। इसी प्रकार तीसरे में अगर कोई पूछता है कि तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, तो आप कहेंगे सर तीसरे कोष में हमारे 3 उपकोष होते हैं, यस पी और डी। यस में मैक्सिमम कितना होता है, 2। पी में कितना, 6। डी में कितना, 10।
तीनों को जब मिला देंगे तो कितना होगा 18। इसी प्रकार से हमारे चौथे कोष में 4 उपकोष होते हैं यस पीडीएफ, जिनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों को जब ऐड किया जाता है तो कुल संख्या कितनी आती है 32। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो ये कोष और उपकोष होते हैं। और बेटा ध्यान दीजिएगा एक बात और आपको यहां हम कहेंगे, जैसे आप कहते हो यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और यस उपकोष में हमारा होता है एक कक्षक। क्या होता है? एक कक्षक। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 2। अगर कोई बोलता है कि यस उपकोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पी में बेटा कितना होता है 6। और पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं तो पी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे कक्षकों की संख्या 3 होती है, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो बच्चों यस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन था तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे पी में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भरते हैं, जिनका नाम प्रथम इलेक्ट्रॉन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठम इलेक्ट्रॉन हमारा हुआ। उसी प्रकार से अगर डी उपकोष कोई बोलता है कि डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कहेंगे 10। और कितने कक्षक होते हैं? ये बेटा कक्षक है। ये क्या है? ये कक्षक। तो आप याद रखना डी उपकोष में हमारे कितने कक्षक होते हैं तो आप कहते हैं यहां पर कि डी उपकोष में मैक्सिमम हमारे 5 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप कहेंगे 2। तो इसी प्रकार से हमारा 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से डी उपकोष के 5 कक्षकों में वितरित होता है। और इसी प्रकार हम कहेंगे कि यफ उपकोष में मैक्सिमम कितने कक्षक होते हैं तो आप कहेंगे यफ उपकोष में मैक्सिमम जो होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं। कितने बेटा हमारा? 7 कक्षक। और एक कक्षक में 2 हुआ तो 7 हुआ। ये 7 गुना 14। इसी प्रकार से इन कक्षकों में हमारा इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि हमारे जो भी कक्षक हैं यस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं तो आपने कहा कितना? 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में कितना होता है? एफ में 14 कक्षक। जो कक्षक होते हैं कक्षक यस में कितना होता है? 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 कक्षक होते हैं। इस प्रकार से बेटा हमारे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। हम एक बार आपको फिर से बताएंगे कि नाभिक किसी भी परमाणु का एक अपना नाभिक होता है और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर जो कक्षक होती है बेटा उसको हम लोग कोष बोलते हैं। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो कोषों में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पहले कोष में एक यस उपकोष होता है। क्या होता है बेटा? यस उपकोष। यस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसीलिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि दूसरे कोष में यस और पी होता है। इसीलिए हमारा कितना? यस में 2 और पी में 6 होता है। यस और पी उपकोष होने के कारण इसका 8 हुआ। इसी प्रकार से इसका हमारा 18 हुआ। और इन चारों उपकोषों को मिला दिए पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हमारा हुआ? 32 होता है। ठीक। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको इलेक्ट्रॉनों को किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार किया गया है हम आपको आइए क्रम बाय क्रम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखिए, कोष क्या होते हैं, नाभिक क्या होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक हमारा होता है कोष। कोष में कितना? प्रथम कोष में एक उपकोष जिसका नाम है यस। दूसरा है आपका n बराबर 2 उपकोष यस एंड पी। तीसरे में 3 और ये चौथा कोष। चौथे कोष में कितने उपकोष? कहेंगे 4 उपकोष। कौन कौन? यस, पी, डी और एफ होते हैं। इसको आप लोग नोट करते रहिए। ये बेटा इलेक्ट्रॉनों का हमारे वितरण का क्रम हुआ। आइए बच्चों, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है।
अभी मैं परमाणु क्रमांक की ही बात कर रहा हूं और कोई बात नहीं करना चाहता यहाँ पर। इसके पास अभी आपसे पूछे इसका परमाणु क्रमांक कितना है, आप कहेंगे परमाणु क्रमांक 1। जिसका जो भी परमाणु क्रमांक होता है वही उसके प्रोटॉनों, वही उसके इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बच्चों, संख्या होती है। अगर कोई पूछे परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कि प्रोटॉनों की संख्या पर, तो आपका उत्तर होगा प्रोटॉनों की संख्या पर। प्रोटॉन कहां होते हैं, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, नाभिक के बाहर। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया। आइए मैं बात करता हूं, नाभिक बना दीजिए इसका। बेटा देखिए, पहला हम लोग बनाएंगे नाभिक, इसमें हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए। पहला कोष है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा हमारे, 1। तो इस प्रकार से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, ठीक है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। तो हीलियम के लिए अगर हम बनाएंगे, एक बेटा हमारा नाभिक हुआ, नाभिक में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हो गए, और दूसरा बेटा हमारा हुआ क्या, उसका कोष। आप देखिए पहला कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने कहा 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तीसरा बेटा हमारा इसे आप लोग लेते हैं लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। इसमें कितने हैं बेटा हमारे, 3 होते हैं। अब आप देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो आपके इसका नाभिक हो गया, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हो गए, और नाभिक के बाहर हमारा क्या बनते हैं बेटा, कोष। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 3 हो। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हमारे पास हैं, 3। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। अब याद देखिए पहले कोष में, अभी आप जानते हैं ना बेटा कि नाभिक के बाहर जो होते हैं ये, तो पहला में 2 होता है, फिर कितना होता है आपका 8, फिर होता है कितना होता है इसमें बेटा 18, फिर होता है हमारा 32। लेकिन ध्यान देना जो यहाँ पे बेटा संख्या लिखी है 2, 8, 18, 32, सभी लोग सुने होंगे, अपने 9th में सर आपको पढ़ाया गया होगा, सर ने पढ़ाया है आपको। तो 2, 8, 18, 32 यहाँ पे आया। तो पहले हमारा क्या बेटा 2 हुआ, और ये आपका 2 तो हो गया, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 3 है। अभी इसका 2 ही, क्योंकि हम पहले कोष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। अब हमको तीसरे के लिए भी जाना पड़ेगा, मतलब दूसरे कोष को बनाना पड़ेगा। अब हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 तो मैंने दिखा दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे हो गए, और कौन बचा है भी हमारा ये। अब ये हमारा बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ही पूरी आवर्त सारणी में किसी भी एलिमेंट का अगर आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट करते रहिए, हम इसको इरेज करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जैसे मैं आपका थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट लेता हूं, जैसे हमारा लेते हैं आपको सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, अर्थात इनके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं बेटा, 11 हैं। अब हमें इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार से करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल से वही तरीका है। पहला हम बनाएंगे नाभिक, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्रेजेंट किया, उसके बाहर क्या होंगे हमारे कोष बनेंगे। अब आप देखिए बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। हम लोग पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। कितना भरेंगे, 2 भरेंगे। तो पहला में कितना गया बेटा हमारा, 2 आया ना ये, तो हम लोग कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 पूरा हो गया। अब हमारे पास कितना हुआ, हम दूसरे में कितना भर सकते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे दूसरे में कितना भर सकते हो अधिकतम, 8। 2 हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप देखिए हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ये हुआ और 8 ये, 8, 2, 10। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से हमने तीसरे में डाल दिया। अब ये इसका हमारा हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों इसको आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी किसी भी एलिमेंट का हम लोग इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम आप लोगों को फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं।
ठीक, ये आपको समझ में आया। आप किसी भी एलिमेंट का आप चाहते हैं तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं कि पहले में हम कितना डालेंगे 2, फिर कितना डालेंगे, अगर बचता है तो 8, फिर अगर बचता है हमारा और बढ़ रहा है तीसरे में जाएगा, फिर वो तीसरे में अधिकतम कितना डाल सकते हैं 18, और ऐसे चौथे में कितना डाल सकते हैं हम लोग 32 इलेक्ट्रॉनों को डालेंगे। ओके, चलिए ठीक। आइए बच्चों, हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म। ये बहुत ही अच्छा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हो। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, तो हमारा होता है क्रम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ऐसे डॉट डॉट हमारा पूरा होगा। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, जैसे हम किसी भी तत्व का करेंगे, जैसे मान लीजिए शुरुआती हमारा एलिमेंट 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हैं। तो ये ध्यान देना बेटा, ये 1s2 का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में 2, ये हुआ 2, 8, ऐसे ही इसका लेकर 18 ऐसे बनेंगे, तो क्या होगा, कहेंगे 1s1। ये 1s1 क्यों हुआ बच्चों के, इसी क्रम में करेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 1s1 लिखे हैं, 1s2 को क्यों नहीं लिखे, तो हमें जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी हम उतने ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ये नहीं कि हाँ हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हम लोग 1s2 कर देंगे, क्या करेंगे 1s1 करेंगे। जैसे बेटा हमारा हीलियम होता है, हीलियम का 1s2 हो गया, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 2 होता है, कितना होता है 2, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसीलिए इसका 1s2 हुआ। ऐसे हम लोग लिथियम का करेंगे, लिथियम का कितना होता है बेटा हमारा 3, कहेंगे 1s2 और फिर 2s1, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ 2 1 3 हो गया। ऐसे किसी का भी करेंगे, जैसे मैंने मान लिया कि सोडियम का कर रहे हैं आप लोग, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हमने दिखाया बच्चों 11, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हुआ, तो कैसे करेंगे इसका 1s2 2s2, इस क्रम को याद रखना, इसी क्रम में करना है 1s2 2s2 2p6। देखिए बच्चों इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 2 4 और 4 और 6 10, कितना बचा हुआ अभी, अब किसका नंबर आएगा 3s2 है, लेकिन हमारा यहाँ पे 10 हो गया है, हमें 1 चाहिए, यहाँ पे 3s1 करेंगे ना कि 3s2 करेंगे, याद होना बेटा 3s1 करेंगे। ये बेटा हमारे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुए, किसी भी एलिमेंट का कराइए। जैसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम के, है ना, पोटेशियम के, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 19, कितना होता है 19 करना है, तो हमें 19 इलेक्ट्रॉनों को इसी प्रकार जहां पे हमारा 19 आ जाएगा वहीं पर रोक लेंगे हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18, कितना यहां तक हम आ गए 18 हो गया, अब कितना बचा है, कहेंगे 4s1। अब ऊपर के पूरे इलेक्ट्रॉनों से हमारा कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया आप लोगों ने, परमाणुओं का किया। आप 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक, परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक किसी भी एलिमेंट का, चाहे आप पूरे के पूरे सारणिक कर सकते हैं, परंतु 1 से 20 तक आप इस प्रकार से प्रयास करेंगे, हम आपको नई चीज बताएंगे इसमें। ये बेटा इसको नोट कर लीजिए,
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके हम लोगों ने किया? परमाणुओं का। किसका किया बेटा हम लोग? परमाणुओं का। नोट हो गया? चलिए आइए बेटा हम लोग इसका करेंगे अब आयनों करेंगे। किसका करेंगे? आयनों का कैसे करते हैं। परमाणु और आयन में अंतर क्या है इसे आप लोग कहते हो ना, जैसे मैं कहता हूं सोडियम 11 और सोडियम 11। अब आप कहेंगे सर ये दोनों बात तो वही लिखे हो, क्या अंतर है दोनों में? यहां पे याद रखना बच्चों, अगर कोई आवेश इस पर दे, जैसे मैंने दे दिया 1+ है, ध्यान देना 1+, इसे कहेंगे सोडियम परमाणु कहते हैं, इसे कहेंगे सोडियम आयन कहेंगे। किसी भी एलिमेंट का आप ले लेंगे, जैसे हमारा ये लिखा है इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 और इसका भी मान लीजिए 8। यहां पे 2 माइनस आ गया, क्या बेटा हमारा आ गया? 2 माइनस। इसे बेटा कहते हैं सोडियम परमाणु, इसे कहेंगे सोडियम आयन, इसे कहेंगे ऑक्सीजन परमाणु, इसे कहते हैं ऑक्सीजन आयन। क्या बेटा? ये आयन। याद रखना बेटा कि परमाणुओं की अवस्था में किसी भी कोई भी तत्व अगर परमाणु की अवस्था में होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अगर कोई भी तत्व अगर आयन की अवस्था में होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कभी बराबर नहीं होगी। याद रखना इसमें कितने प्रोटॉन हैं? आप कहेंगे प्रोटॉनों की संख्या 11 है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बेटा? आप कहेंगे 11 है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 11 ही होगा, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अब इसमें 10। अंतर दिखाई दे रहा है। याद रखना बेटा कि परमाणु और आयन में क्या अंतर है। परमाणु उदासीन होते हैं और हमारा आयन उदासीन नहीं होते। तो परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास 11+ होता है ये, और ये 11 माइनस, क्योंकि भैया मैंने आपको लिखाया था कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का जो आंतरिक मान होता है वह परमाणु की अवस्था में हो चाहे आयन की अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आंतरिक मान बराबर होते हैं और उनके चिन्ह क्या होते हैं बेटा? अर्थात आवेश जो होते हैं वो डिफरेंस अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं। प्रोटॉन के लिए प्लस, इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा माइनस आता है। तो यहाँ पे देखिए नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं अर्थात जितने प्लस हैं, नाभिक के बाहर उतना ही बेटा हमारा क्या है? माइनस है। और प्लस माइनस को जब आप जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा? 0। इसीलिए हमारा इस प्रकृति में जब कोई तत्व किसी भी तत्व के ऊपर या किसी भी यौगिक में उसके ऊपर अगर कोई आवेश नहीं दिया गया है अर्थात कोई चिन्ह प्लस या माइनस का नहीं है तो उसे हम कहते हैं उदासीन है। आप क्या है बेटा? उदासीन। लेकिन किसी भी तत्व के ऊपर या किसी भी यौगिक के ऊपर अगर प्लस या माइनस का आवेश आता है उसे तब कहते हैं क्या? उदासीन नहीं होते हो। और जब कोई परमाणु उदासीन नहीं होता, आयन की अवस्था में होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंस होती है। अगर कोई बोले प्लस या माइनस का जो आवेश आता है किसी भी तत्व के ऊपर, प्लस या माइनस का आवेश आता है, उसमें किसके कारण आता है? किसके परिवर्तन पे प्लस माइनस आता है? याद रखना बेटा अगर कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे तत्व को अगर या किसी दूसरे को देता है तो उस अवस्था में उसके ऊपर आता है प्लस आवेश। और जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉनों को लेता है तो वहां पे उसके ऊपर क्या आता है? माइनस चार्ज आता है। देने पर इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है और प्राप्त करने पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। याद रखना बेटा यहाँ पे आप लोग साफ साफ दिख रही है। यहाँ पे देखिए आपके प्रोटॉन यहाँ पे 8 है, इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा हमारा? आपका यहाँ पर भी कितना है? 8 है। यहाँ पे देखिए बेटा आपका प्रोटॉन कितना है? आप कहेंगे कि 8 है, जबकि इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे कितना है? 10 है। ठीक, याद रखना बेटा यहाँ पे हमारा कोई बोले कि प्लस क्यों आया यहाँ पर, तो आप कहोगे कि अगर 11 प्लस में से अगर 10 माइनस को निकालेंगे तो 1 प्लस बचेगा, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, कमी पे प्लस और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि पे क्या होता है? वहां पे कहते हैं माइनस आवेश आता है। याद रखना बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 8 प्लस है और 10 क्या हुआ? माइनस, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन आपने और ले लिया, इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को लिया अर्थात कितना हमें माइनस आवेश प्राप्त होता है। हमें उम्मीद है कि परमाणु और आयन में आपको अंतर मिला होगा।
कि परमाणु उदासीन होते हैं जबकि आयन उदासीन नहीं होते। कोई भी परमाणु आयन की अवस्था में कब आता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनों को लेने पर या तो देने पर। इलेक्ट्रॉनों को लेने पे क्या होता है, तो कहेंगे माइनस आवेश, और इलेक्ट्रॉनों को देने पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है। ठीक है ना, याद रखना बेटा। जैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 होगा, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 10 हैं, तो 1s2 एंड 2s2 एंड 2p6 हमारा 2 2 4 और 6 10 हुआ। उसी प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4। देखिए 4 8 है, 2 2 4 और 4 4 8, इसी क्रम को मैंने लिया। जबकि इसके आयन वाले की बात करोगे, आयन वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 2 2 4 6 10, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस प्रकार से हैं। याद रखना बेटा। आज की इस क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद कल आप लोगों को इसी के आगे हम बताएंगे कि कोई भी यौगिक हम लोग कैसे बनाते हैं। कल की क्लास में आप देखेंगे कि यौगिक कैसे बनाते हैं, आप उसको देखेगा, और जहां भी कोई समस्या होगी हम आपको आगे निरंतर इसका प्रयास करेंगे। इससे बेटा कक्षा 9 की बुक से आप लोग पढ़िएगा और अच्छे तरीके से, और 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी क्रम में करिएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने आज आपको क्या बताया, परमाणु क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, किसी तत्व के नाभिक में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ पे प्रोटॉन होता है, कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं, कक्षक क्या होता है, किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको दिया। इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए और एक दूसरे में शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। मैं कल से आपकी अगली क्लास में कैसे कोई यौगिक प्राप्त होता है, मतलब जैसे आप लोग के दिमाग में आएगा कि NaCl है, NaCl कैसे प्राप्त हुआ, ये कैसे बना होगा, हम ऐसे ही जितने भी हमारे रसायन विज्ञान के यौगिक होते हैं सबके बारे में जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे। धन्यवाद।